श्री राम नारायण पांडे कॉलेज उत्सव में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में डायरेक्शन दिया है, तो आज सामाजिक विज्ञान का भाग तीसरा है नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र क्या होता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दे रहा हूं। नागरिक शास्त्र बच्चे नागरिकों का अध्ययन है। नागरिकों की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है उसमें, और समाज और देश के बारे में राजनीतिक स्तर पर कैसे किस तरह से व्यवस्था चलानी चाहिए, इसी का उसमें संकलन किया जाता है। तो आज हम आपके नागरिक शास्त्र हाई स्कूल का जो लेवल है, हाई स्कूल की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, इसमें सिविक्स नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पहला लेसन आप लोगों का है सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ हलचल होता होगा, ये सत्ता क्या है, कहीं चुनाव वाली बात तो नहीं है? नहीं, सेम वही बात है। इसमें सत्ता में शासन ही होता है। शासन कैसे संचालन करना है, वहां की जनता इसको किस तरह से फील कर रही है, वहां की जनता के अनुकूल शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों का अहम भूमिका होता है। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में जब तक वहां की सरकार, वहां की व्यवस्था सही सलामत स्पष्टीकरण नहीं कर लेती है, जनता खुशहाल नहीं रह पाती है, तो वहां कभी न कभी फसाद होता रहता है। शासन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ जनता में उग्रता आती रहती है। तो ऐसे में जो है शासन प्रायः तीन तरह से संचालित किया जाता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, यानी लोकतंत्र जहां की सरकार होती है, लोकतंत्रात्मक देशों में जो है सरकार को प्रायः तीन अनुभागों में बांटा गया है। सबसे पहले है विधायिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या है? विधायिका के अंतर्गत सरकार का गठन होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत सरकार का संचालन होता है। न्यायपालिका के अंतर्गत सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य बना रहे, कहीं कोई भ्रष्टाचारी मत हो, कहीं कोई फसाद मत हो, जनता का शोषण न हो, राष्ट्र के ऊपर समस्याएं न आवे, तो इसकी वह जिम्मेदारी रखता है। तो यहाँ हम आपको लेकर के चल रहे हैं आज यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, उस देश का नाम है बेल्जियम। सत्ता की साझेदारी नामक जो नागरिक शास्त्र में आपका लेसन है, तो इसमें दो देशों के ऊपर प्रकाश डाला गया है जहां की सरकार सत्ता चला रही थी, लेकिन सत्ता वहां की जनता के अनुकूल न रहा। ऐसे में जनमानस और कुछ राजनीतिक दलों ने वहां की सरकार के खिलाफ बगावती तेवर करके संविधान तक में संशोधन कर डाला, अर्थात सरकार सही तरीके से चले, अमन शांति बनी रहे। तो हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देंगे आपको। आज की इस वीडियो में हम बेल्जियम देश की तरफ प्रकाश डाल रहे हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है। इतना छोटा सा देश जैसा कि आपके हिंदुस्तान, यानी आपके देश भारत का एक प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा से भी इसका क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन वहां की जनता टैलेंट है, जागरूक है, सरकार की तानाशाही रवैया को स्वीकार नहीं कर पाती है, और फिर किसी के सहारे संगठन के माध्यम से, सभा के माध्यम से वहां परिवर्तन करना चाहती है। तो हम बेल्जियम
जो देश है उस देश की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको हम बता दे रहे हैं। बेल्जियम एक उपमहाद्वीप का एक छोटा सा देश होता है। इसके एक तरफ फ्रांस पड़ोसी देश है, दूसरी तरफ नीदरलैंड पड़ोसी देश है, तीसरी तरफ लग्जमबर्ग पड़ोसी देश है और चौथी तरफ जर्मनी भी इसका पड़ोसी देश है। तो जाहिर सी बात है इस देश पर इन चारों देशों का प्रभाव पड़ा होगा। तो प्रभाव के अंतर्गत वहां कौन से लोग रहते हैं, कैसी भाषा वहां है, कौन सा समुदाय वहां है, तो ऐसे में आपको हम बता दे रहे हैं कि बेल्जियम एक देश है और बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। अब बेल्जियम में फ्लेमिश क्षेत्र जो है, फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत 59% जनता डच भाषा बोलती है। बेल्जियम देश के अंतर्गत फ्लेमिश क्षेत्र जो है, भूभाग जो है, वहां 59% जनता जो है डच भाषा बोलती है। अगला है दूसरा क्षेत्र बेल्जियम का बेलोनिया। बेलोनिया क्षेत्र में 40% वहां की जनता फ्रेंच भाषा बोलती है, अर्थात फ्रांस का उस पर प्रभाव भी पड़ता है, यानी फ्रेंच भाषा बोलती है। एक चीज और जानिए, आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम में सिर्फ 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, यानी जर्मनी का भी प्रभाव उस देश पर है। अब यहाँ की जो राजधानी है बेल्जियम की, जहां से शासन सत्ता का संचालन होता है, जहां सत्ता के आका लोग बैठते हैं, उस कैपिटल में यानी उस राजधानी में क्या स्थिति है, वहां यानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में बच्चे 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ब्रुसेल्स में 80% वहां की जनता फ्रेंच भाषा बोलती है और यह संपन्न भी है। ऐसा नहीं कि इनकी माली हालत कमजोर है, लेकिन सिर्फ ब्रुसेल्स में, बाकी पूरे बेल्जियम शहर में सबसे अधिक संख्या डच भाषाइयों की है। संख्या इनकी है अधिक, लेकिन व्यवस्था इनकी अधिक नहीं है। इनका वहां शोषण होता है, इन्हें वहां सताया जाता है, इनके घर नहीं वहां है, सुख सुविधाएं इनको नहीं है, कर टैक्स सारा का सारा सरकारी खजाना में जो वित्त भरा जा रहा है, फ्लेमिश क्षेत्र के डच भाषी लोगों के ऊपर दबाव बना करके, सरकार के द्वारा नियम कानून लगा करके इन लोगों को सताया जाता है। जब यह थक जाते हैं कि अब हम नहीं दे पाएंगे कुछ, सरकार बदल जाए, तो सिंहासन हिलने लगता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे 1950 से 1960 के दशक में वहां वह तूफान आता है, वहां वह लड़ाई होती है जिसे हम किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश की लड़ाई नहीं कहते हैं, बल्कि जब एक देश के बीच में ही एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में जब युद्ध होता है तो हम उसे गृह युद्ध कहते हैं। अर्थात 1950 और 1960 ईस्वी के मध्य बेल्जियम में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। वहां की सड़कें लाल हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। ऐसे में सत्ता में बैठे हुए गूंगे और बहरे जो प्रशासनिक लोग होते हैं, उनका भी सिंहासन हिलने लगता है। तो इस स्थिति में वहां का जो संविधान है, जिस संविधान के माध्यम से वहां खुलेआम शोषण का नंगा नाच होता था, जब जनता उग्र हो गई, सरकार जब वहां की उखड़ने की दिशा में चलने लगी, तो जल्दीबाजी में वहां के लोग संविधान में संशोधन तक कर डाले।
यानी 1993 में वहां के संविधान में 4 बार संशोधन हो गया। और 4 बार संशोधन होने के बाद निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला बच्चे? सरकार का गठन हुआ। क्या हुआ? सरकार का गठन हुआ। जनता विजयी हुई, सिंहासन हिल गया। सत्ता में बैठे हुए जो कुंडली मार करके शासन सत्ता का सुख ले रहे थे, उनके भी चूल हिल गए। ऐसी स्थिति में वहां की जनता विजयी हुई, वहां की एक सरकार की व्यवस्था बनी और नए सरकार का गठन हुआ। इसके पहले 1993 के पहले जब तक संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था, तब तक पूरी व्यवस्था एक केंद्रीय व्यवस्था थी। राजा जैसा चाहता था, सरकार जैसी व्यवस्था चाहती थी, वही हुकूमत वहां लागू होता था। लेकिन 1993 के बाद जब सरकार बनती है तो वहां 3 तरह की सरकार बनती है। सबसे पहला क्या है? केंद्र सरकार, यानी बेल्जियम में एक केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना की जाती है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधेगी और अपनी जिम्मेदारियों के अंतर्गत कुछ अनुभागों को लेकर के, कुछ क्षेत्रों को लेकर के, कुछ विभागों को लेकर के संपूर्ण जनता की तरफ इनका निगाह होना चाहिए। भाषा के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि समानता के आधार पर इन्हें सबके बारे में सोचने का निर्देश दिया गया। ऐसी सरकार जो बनी वह केंद्र सरकार वहां की कहलाई। दूसरा, देश तो छोटा है, लेकिन उस देश में व्यवस्था सही तरीके से रनवे पर चले, सड़क पर चले, दुरुस्त चले, इसके लिए एक और सरकार की स्थापना की गई, एक और सरकार का गठन हुआ, एक और दिशा में बांट दिया गया। राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार के बाद जो विभाग बच जाता है, कहीं जनता के तरफ वह व्यवस्था नहीं जा पाती है, सुविधाएं नहीं जा पाती है, तो उसे राज्य सरकार पूरा करेगी। तीसरी तरफ यह भी मांग हुई कि नहीं, केंद्र और राज्य से काम नहीं चल पाएगा। जैसे हमारे देश में है पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती चुनाव है, सही माने में देखिए तो पंचायती चुनाव के माध्यम से जो हमारी शासन सत्ता चलती है, तीसरे पावदान की, वह लाभ जनता तक सीधे आती है। बाकी में क्या होता है, इसका आकलन आप लोगों को होगा भी। तीसरी है सामुदायिक सरकार, यानी क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर सत्ता का संचालन हो। तो इस तरह से बेल्जियम में 3 तरह की सरकार बनती है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार। तो ऐसे में वहां का पूरा गाइडलाइन इस तरह से हमने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको बेल्जियम के बाद श्रीलंका प्रदेश, देश, राष्ट्र में क्या कैसे आजादी मिली, वहां की जनता किस तरह से सत्ता के खिलाफ आई, क्या चाहिए उन्हें, कैसी सरकार की स्थापना की गई, इसके बारे में बताएंगे। बाकी आपको अगर यह वीडियो पसंद हो तो इसे देखिए और लाइक बटन को एक बार क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।